है आपका फेस टू फेस एक मुलाकात। आइए आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में उभरते हुए कांग्रेस परिवार के ताजी से। भाई स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार भाई, ये आपका एक टर्न जो है, मतलब आप एक इस तरफ आपका सामाजिक कार्य की तरफ और एक पॉलिटिकल टर्न, एक टर्न कहाँ से आया? ऐसा है कि पॉलिटिक्स में तो मैं बहुत पहले से हूँ। जब मैं कॉलेज में था तभी भी मैं NSUI का काम करता था, जो नेशनल यूनियन स्टूडेंट की जो यूनियन है हमारी कांग्रेस की, तो मैं तभी से कार्यरत हूँ। और उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद कहीं एक वायट लेबोरेटरी करके जो फार्मास्यूटिकल कंपनी, दवा की जो कंपनी है, उसमें काम किया 4-5 साल। और उसके बाद ट्रेड यूनियन में आ गए। तो ये सामाजिक जो ये है एक एंगल है, ये आज का नहीं, बहुत पहले से है। जी भाई, जैसे देखा गया है कि मतलब जैसे एक आदमी जो है 8 घंटा जो भी है उनका ड्यूटी आवर्स करता है, और उसके बाद में भी वो उसको काम करना पड़ता है अपने गुजारे के लिए। तो ये एक जो समस्या आज भी इतने आज़ादी के 55 साल बाद भी, क्या मतलब हमारा मजदूर भाई जो है पूरी तरह से जिस तरह से एक नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की लाइफ क्यों नहीं जी पा रहा है? इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और उसके लिए जाहिर है कि सरकार की नीतियों को भी दोष जाता है। बट मैं सिर्फ सरकार के नीतियों को सिर्फ दोष देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि कुछ दोष हमारा भी हो सकता है शायद। क्योंकि ऐसा है कि वक्त के नज़ाकत को देखते हुए अगर हम अपने आप में बदलाव नहीं लाएंगे तो मुश्किल होगी। पिछले 55 साल में ये नौबत नहीं थी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी एक अलग थी, प्रोटेक्टेड इकोनॉमी थी हमारा ये जो है व्यवसाय जो है हमारा जो इंडस्ट्री है वो प्रोटेक्टेड थी। अब ऐसा नहीं है। अब सारा ग्लोबलाइज हो गए, हम वैश्वीकरण हो गया, मॉडर्नाइज हो गए, एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो अपनानी है, वो तो वक्त का तकाजा है, उसको उससे दूर नहीं भाग पाएंगे। और उसके अनुसार हमारे काम के कल्चर में भी बदलाव आना चाहिए। और अगर हम देखें पूरे इसमें देश में इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट है, रिलायंस से लेके टाटा से लेके बिरला से, बहुत सारे नाम हैं। इन्होंने इस देश में कितने लोगों को रोजगार दिया है। और पब्लिक सेक्टर जो है हमारे, जिसको PSUs हम कहते हैं, उन्होंने कितना दिया है। इस देश में 3 करोड़ आज नौकरियां हैं ऑफिशियली। मैं ये इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, स्मॉल स्केल में और हैं। इन 3 करोड़ में से तकरीबन 1 करोड़ जो नौकरियां हैं ये सारी इंडस्ट्री ने दी हुई हैं। उसमें रिलायंस से लेके जिसको कहते हैं टाटा से बाटा तक सारे आ गए। और 2 करोड़ नौकरियां, तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख नौकरियां पब्लिक सेक्टर से आती। अब इनको अगर ये प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं पूरी, तो प्राइवेटाइजेशन को हमारा विरोध इस तरह का नहीं है, पर कुछ इंतजाम तो करने चाहिए। यहाँ जो पब्लिक सेक्टर से पैसे जा रहे हैं उसका तो प्राइवेटाइजेशन की ये बात नहीं कर रहे हैं। जो सेक्टर में पैसे हैं उनको बेच रही है। कोई भी ये जो माली हालत अगर खराब है तो आदमी क्या सोचता है कि नहीं, मैं थोड़ा जो कम ये है जिसका, उसको मैं पहले ये करूं, बड़ा जो ये है उसको मैं रखूं, ताकि उम्मीद है कि मैं इससे बाहर निकलूं वगैरह। ऐसा तो नहीं कर रही है सरकार। ऑयल इंडस्ट्री बेचने जा रहे हैं जहां करोड़ों का मुनाफा सरकार को है। टैक्स के माध्यम से सरकार को करोड़ों रुपया मिलता है, वो बेचने जा रहे हैं। वो प्राइवेटाइजेशन का कोई मतलब नहीं है, ऐसा हमें लगता है। कोई भी ये जो है माँ है, वो माँ मंगलसूत्र तक बेचती है। कब बेचती है? अगर उसके बेटे की शादी है, अगर उसका बेटा बीमार है, अगर उसका बेटा बेटी
कहीं शिक्षा के लिए जा रहे हैं, तो उसकी एक अहमियत होती है, मंगलसूत्र उसका अस्तित्व होता है, फिर भी वो बेचती है क्योंकि वो फर्ज अदा करने जाती है। ये सारे बेच के ये अगर डेफिसिट जो आता है बजट में, जो नुकसान आता है, वो निकालने के लिए अगर ये कर रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि इनको कोई अधिकार नहीं, ये इनका बनाया हुआ नहीं है। नेहरू जी की वो बहुत बड़ी ये थी हमारे देश में, जब उन्होंने ये पब्लिक सेक्टर शुरू किए और लोगों को रोजगार मुहैया किया, तो इस देश के विकास में इनका सारे इन पब्लिक सेक्टर का योगदान है। और उनको अगर बेच के ये डेफिसिट अगर निकाल रहे हैं, उनका बजट का नुकसान, ये तो ऐसा हो गया कि जो एक आध शराब पीने वाला आदमी वो नहीं सोचता है, वो औरत की मंगलसूत्र लाके उधर शराब के दुकान पे बेचता है, ऐसा ही रहे। महाराष्ट्र इंटेक के माध्यम से मैंने महाराष्ट्र के जो रीजन है सारे, बम्बई रीजन है, अब पुणे रीजन है, वेस्टर्न रीजन जिसको कहते हैं, मराठवाड़ा है, औरंगाबाद है, कोंकण रीजन है, या 8 रीजनों में मैंने बहुत डट के इसका विरोध किया है। बहुत जगह बम्बई में तो हमने बहुत बड़ा उसके खिलाफ मोर्चा निकाला था, हमने सरकार को लिखा है, हमने सोनिया गांधी जी को लिखा है, हमने मनमोहन सिंह जी को लिखा है कि ये जो जिस तरीके से ये कर रहे हैं ये गलत है और ये तो देश बेचने की बात कर रहे हैं। और उन्होंने हमें वादा भी किया, मनमोहन सिंह जी ने तो लिखित हमें दिया है कि हम इसका विरोध करेंगे, जो ऑयल इंडस्ट्री, ये फायदेमंद ऑयल इंडस्ट्री जो बेच रहे हैं या फायदेमंद PSUs जो बेचने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम नहीं होने देंगे, इस प्रकार का उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है। खास करके ऑयल इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। और फिर भी उन्होंने बहुत सारी जगह जो बेचे हैं चीज़ें, उसके ऊपर भी एक संदेह, एक डाउट दिमाग में जो पैदा हुआ है, उसके लिए हमारा विरोध उनको है और मैंने हमेशा विरोध किया है इसके खिलाफ। वही जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि आज भी हमारा मजदूर जो है वो पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है जी। तो इसकी बेसिक वजह क्या है? क्योंकि इसमें कोई पार्टी के रीत से मैं नहीं चाहूँगा आपका जवाब है कि ये ऐसा हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि एक बेसिक इसका रीज़न क्या आपकी नज़र में क्यों ऐसा है कि आज भी उसको फीस भरने के लिए कर्ज लेना पड़ता है, आज भी 27 तारीख को उसके पास पैसा नहीं रहता है, उसको कर्ज लेना पड़ता है, आज भी वो कर्ज में ही वो करके पगार पे अदा करता है, वो क्यों? जी, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि वैसे माली हालत वर्कर की एकदम खस्ता है, एकदम खराब है। मैं व्यक्तिगत आंसर नहीं, मैं व्यक्तिगत आंसर दे रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल आंसर कम दूंगा। मैं बताऊं, ये भी जो मैंने कहा ये पॉलिटिकल आंसर था ही नहीं, अब लोग उसको पॉलिटिक्स समझे। बेसिक आपने बताया कि शिक्षा की मर्जी, इस देश में सिर्फ केरल या मिजोरम 2-3 राज्यों को छोड़ करके शिक्षा की स्थिति बड़ी खराब है। तो ये जो शिक्षित लोग अगर ज़्यादा हो तो क्या आपको लगता है कि कुछ हद तक के इस प्रॉब्लम को जी टैकल कर सकते हैं बेरोजगारी? सबसे अहम बात है ये कि एजुकेशन होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, और ये फर्ज बनता है सरकार का। सारे आपने जैसा कहा केरल एक फुल्ली ये है, ये एक राज्य ऐसा है कि जहाँ सारे शिक्षित है, इस तरह का दावा किया जाता है, जो कि कुछ हद तक सही भी है। महाराष्ट्र में भी कुछ हद तक सही है, मैं बता रहा हूँ, हर और भी राज्यों में है। पर जी, पर ये एक बात ज़रूर है कि जब तक इंसान, मैं फिर मजदूर कुछ बात नहीं करूँगा, जब तक इंसान शिक्षा नहीं लेता है तब तक उसको अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसके लिए क्या उपलब्धियाँ है, ये कुछ भी उसे पता नहीं लगेगा। अक्सर ये देखा गया है कि चाहे कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हो, चाहे आमदार का इलेक्शन हो, जब इलेक्शन का सीज़न होता है, जैसे आज ये पार्टियां भी कर रही हैं और नेशनल लेवल पे हो रहा है, कोई नई बात नहीं है, जब होता है तब लोग काफ़ी अपने इलाकों में, अपने क्षेत्र में बड़े सक्रिय दिखाई देते हैं, उसके बाद वो कोई अपने क्षेत्र में जाता नहीं है। कॉमन प्रॉब्लम जो एक आम आदमी की जो समस्या जो रहती है वो वही के वही धरी रह जाती है। और फिर जब ये इलेक्शन का माहौल आता है, फिर दौरे शुरू हो जाते हैं और फिर लोगों के काम क्या प्रॉब्लम है, अच्छा यहाँ पानी नहीं था 2 साल से, ठीक है, यहाँ संडास टूटी थी, मैं बना देता हूँ। मुझे ये बताइए कि कांग्रेस भी इतनी पुरानी, आपने बताया 116 साल पुरानी पार्टी है और बड़ी ऑर्गेनाइज है, तो ग्रास रूट लेवल पर आज भी क्या आप सहमत हैं? क्योंकि हम तो फील्ड में जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि ग्रास रूट लेवल पर जो कार्यकर्ता को खुश करना चाहिए, क्या उम्मीदवार जीतने के बाद वो करते हैं?
नहीं, एक बात तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। जब हम खुशी की बात कहते हैं, खुशी का कोई एक डेफिनेशन नहीं होता है। मैं सिर्फ बम्बई शहर की बात नहीं करूँगा, क्योंकि बम्बई शहर जो है आज जिस हिसाब से लोग आ रहे हैं, सब जिस हिसाब से ये शहर ओवरलोड हुआ है, बिल्कुल उसमें ये नहीं। फिर भी चाहे वो झोपड़पट्टी हो, चाहे वो छोटे छोटे गली हो, कुचे हो, उसमें काम सारे लोग कर रहे हैं। मुंबई प्रदेश सचिव की हैसियत से मैंने प्रश्न, मैं उसी हैसियत से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा सारे लोगों का कंसर्न है, सारे लोगों की चिंता है। वो मैं ये पूछ रहा हूँ, ग्रास रूट लेवल पे क्या समस्या लोग पहुँच रहे हैं? जी, आपकी पकड़ है, नजर है, बिल्कुल है, क्योंकि इनको जो ये दिया जाता है, उनका जो फंड है, उसका इस्तेमाल हर जगह हो रहा है। आप देखिएगा, मैं इसलिए कह रहा हूं, मान लो कि आज एक क्षेत्र है, धारावी क्षेत्र ले लीजिएगा। एक जमाने में एशिया की सबसे बड़ी वहां झोपड़पट्टी थी, ऐसा करके कहा जाता था। आज केंद्र सरकार ने भी पैसे दिए, राज्य सरकार ने भी आज उन लोगों को ये कर रहे हैं कि घर मिले, उनको अच्छे मकान मिले, ये कोशिश हो रही है राज्य सरकार ने। पिछले सरकार ने बहुत बड़ी बातें की, कुछ नहीं किया, हमारे सरकार ने किया है। नहीं, लेकिन जब SRD है तो केंद्र को 5,000-6,000 करोड़ देने की जरूरत क्या है? नहीं, वो अभी इलेक्शन देख के 500 करोड़ तो उन्होंने कह दिया, कितने करोड़ आ गए वो पर भगवान को पता। और आप में तो सब हो ही रहा है, तो मेरा कहने का मतलब है कि जहां तक ग्रास रूट का ये जो आपने मुद्दा उठाया, जहाँ हमारे जो भी चुने हुए हमारे नुमाइंदे हैं, कांग्रेस के जो नुमाइंदे हैं, जहाँ नहीं चुने हुए हैं तो वहाँ तो ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको दोबारा चुनना है। जी। अंत में मैं चाहूँगा कि आप मुंबई के युवाओं को जी एक ऐसा मैसेज दें कि मतलब सही मायने में एक सफल इंसान बनने के लिए उन्हें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? जी भाई, मैं तो यही कहूँगा कि बम्बई का युवा हो चाहे देश का युवा हो, इस मेरे देश की अगर ये है संपत्ति क्या है, मेरे देश की अगर ताकत क्या है, तो ये युवा, यही मेरे देश की ताकत है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि आज की स्थिति में नौकरी ये बहुत ही समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। चाहे सरकार कोई भी आए, समस्या है। हम ये कोशिश करें कि इस देश का अस्तित्व जो है गांव कस्बों में है। हम हमारी ज़मीन, हमारी पुरखों की ज़मीन, हमारा वो सारा छोड़ के ये जो यहाँ चमक धमक के दुनिया में आके यहाँ नौकरी नहीं मिलती है, फिर वो कहीं ना कहीं शराब का आसरा लेता है, कहीं गुंडागर्दी का आसरा लेता है। ऐसे जो तत्व है, जो असामाजिक तत्व जो है, वो ताक में रहते हैं कि ऐसा कोई युवा आए, उसके हाथ में पैसे दे, किसी के हाथ में हथियार दे और गलत तरीके से उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं तो विनती करूंगा कि सबसे पहले हम स्वयं रोजगार जो है वो ढूंढने की कोशिश करें। सारे लोगों को नौकरियां नहीं मिलेगी। स्वयं रोजगार का मतलब पान के ठेले से शुरू होता है। स्वयं रोजगार का मतलब तरकारी बेचने से होता है। स्वयं रोजगार का मतलब जहां मेरी खेती है छोटी मोटी जो है, वो मैं अगर सींचूं, उसमें अगर कुछ करने की कोशिश करूं तो वहां से शुरू होता है। इन सारे लोगों को रोजगार देना मुश्किल हो जाएगा, और जिन लोगों को रोजगार उपलब्ध हैं उनको सही शिक्षा लेनी चाहिए, सही ट्रेनिंग लेनी चाहिए। ना कि हमको ये सोचना है ना मैं यही करूंगा, मैं वही करूंगा। जो भी रोजगार हमें मिलता है उसको एक अपॉर्चुनिटी समझ के, उसमें एक उपलब्धि समझ के उसको हमको हासिल करना चाहिए, और वो रोजगार हमारा बच के रहे, उसको बचा के रखना ये हमारे लोगों का काम है। हम अगर किसी जात, धर्म और इसकी अगर बात कर रहे हैं तो इस देश के एक बार टुकड़े हो चुके हैं, और किसी भी तरह के टुकड़े हम में इस देश के लिए वो बात बहुत ही ज़्यादा गलत होगी, गहरी होगी और नुकसानदेह होगी। इसलिए युवकों ने ये ध्यान में रखना चाहिए, हम बजाय कि हम किसी प्रांत की बात करें, बजाय कि हम किसी राज्य की बात करें, बजाय कि हम किसी जात की बात करें, बजाय कि हम किसी धर्म की बात करें, हम हिंदुस्तानी हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, ये इस बात को अहमियत दे